हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि अब परीक्षा की तिथि ज़्यादा दूर नहीं है। 10 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, जो परीक्षा तिथि 1 फरवरी 2023 का पेपर है। अब जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेडागोजी के मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी पर आधारित होंगे। इसी तरह का प्रारूप आपको मिलने वाला है। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम एमपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं? 999 हैं, 900 हैं, 998 हैं, 899 हैं। तो हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 900 है, मतलब हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली ये अक्षशंक है, मतलब फर्स्ट, जिससे रोमन संख्या में 1 कहते हैं, वी को 5 बोलते हैं, एल को 50 बोलते हैं, सी को 100 बोलते हैं, डी को 500 बोलते हैं और एम को 1000 बोलते हैं। तो इन्हीं अंकों के जोड़ने घटाने से कोई भी संख्या लिखी जाती है, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में लिखी जाती है। तो हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में 3 अंकीय कुल संख्या 900 है। दो सीमाओं के बीच वस्तुओं की संख्या पता लगाने के लिए जो अपनी सीमा और निचली सीमा है, हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। कैसे? ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा बराबर +1। तो अब 3 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो 999 में से 100 को माइनस कर देंगे आप, +1 जोड़ देंगे। तो 999 में से जब 100 चले गए तो कितने बचे? 899। उसमें से +1 कर दिया तो बराबर कितना हो गया? 900। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9,89,89,898 को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। संख्या पढ़ना हमें आना चाहिए। पीछे से आप अगर देख सकते हैं, लास्ट से जहाँ इकाई का अंक होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पर है तो 9,89,89,898 को 98 से विभाजित किया जाता है, मतलब भाग दिया जाता है, तो भागफल है 1111, 4 है, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख, ठीक है ना, 1101 है, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख 1101 है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाए। भाज्य किसे कहते हैं? जिसमें भाग दिया जा रहा हो। और भागफल जो भाग देने से प्राप्त संख्या हो। तो कितनी बार गया आप देख, भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ प्राप्त 7:15 पर एक साथ बजती हैं तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी? मतलब क्वेश्चन समझिए। प्रत्येक 3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। तो तीनों घंटियाँ 7:15 पर एक साथ बजें तो फिर से वो एक साथ कितने बजे बजेंगी? ऑप्शन ए है 9:45 पर, 10:15 पर, 10:30 पर या 10:45 पर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं कैसे बजेंगी। तो 12 मिनट, 20 मिनट, 36 मिनट का एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा। 180 मिनट मतलब 3 घंटा, 6 या 18। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो ये तीनों घंटियाँ प्रातः 7:15 पर बजी थी तो फिर से एक साथ बजेंगी 7:15 + 3, तो 10:15 पर बजेंगी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। मतलब भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित यानी भाग दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए का 1 है, बी का 0, स्वयं संख्या या फिर -1। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब 0 से विभाजित
भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका कोई भागफल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 से किसी को भी भाग देने पर, गुणा करने पर आंसर उसका 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या से विभाजित होगी। यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या से विभाजित होगी। ऑप्शन ए 2 से, ऑप्शन बी 3 से, ऑप्शन सी 6 से, ऑप्शन डी 9 से। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से विभाजित होगी। मतलब यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या भी 3 से ही विभाजित होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं? 1/4 और 2/4, 2/3 और 1/3, 5/3 और 2/3, 4/3 और 8/6। मतलब कौन से भिन्न समतुल्य हैं, तुलना की जा सकती है जिनकी। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समतुल्य भिन्न की परिभाषा देख लेते हैं। किसे कहते हैं? समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके अंश और हर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, और लेकिन इनके सरलीकृत मान बराबर होते हैं। इनको सरल किया जाता है तो इनके मान बराबर आते हैं। उदाहरण के लिए 4/3 और 8/6 समतुल्य भिन्न है क्योंकि इनका मान बराबर है। देख लेते हैं, 4/3 का मतलब 3 से जब 4 में हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.33, और 6 से जब 8 में भाग देंगे तो भी कितना आएगा? 1.33। तो ये समतुल्य भिन्न है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? देखते हैं, 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु है 350 रुपये की, और 25 पैकेट, प्रत्येक पैकेट है 350 रुपये का। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी परिकलन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर है। तो निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? मतलब किसमें अधिक लागत लगी है, कितनी पूंजी लगी है इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन मतलब फर्स्ट जो है कंडीशन वो सही है कि 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना? 350 रुपये है। देख लेते हैं कथन फर्स्ट से, एक वस्तु का मूल्य है कितना? 350 रुपये। इसमें क्या दिया है? 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक का मूल्य 350 है, तो एक वस्तु का मूल्य 350, तो 12 वस्तु का मूल्य कितना? 350 गुणा 12 मतलब 4200। तो 12 वस्तु बराबर 1 दर्जन हुआ, तो 1 दर्जन वस्तु का मूल्य कितना हुआ? 4200 रुपये हुआ। 25 दर्जन वस्तु का मूल्य 4200 गुणा 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,05,000। ठीक है, तो कथन एक पैकेट का मूल्य 350। अब इसमें कंडीशन सेकंड भी दे दी गई है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2750 मिलीलीटर बराबर है किसके? 27.50 लीटर के, 0.275 लीटर के, या 2 लीटर 750 मिलीलीटर के, या फिर 275 लीटर के। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 2750 मिलीलीटर बराबर 1/1000 गुणा 2750 बराबर 2.75 लीटर। इसका आंसर हो 2.75 लीटर आएगा। अब 2750 मिलीलीटर बराबर किसके होगा? तो 2 लीटर 750 मिलीलीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 बजे चलकर एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को 7:30 बजे पहुंचती है। मतलब 7:30 पर पहुंचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना है? देखते हैं, 29 घंटे 55 मिनट है, 42 घंटे 25 मिनट है, 34 घंटे 15 मिनट है, या फिर 38 घंटे 55 मिनट है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि 28 अगस्त को लगा कुल समय कितना? 24 माइनस 16 35 बराबर 7 घंटा 25 मिनट मान लिया। 29 अगस्त को कुल समय कितना लगा? 24 घंटे। 30 अगस्त को कुल लगा समय कितना है? 7 घंटा 30 मिनट है। अतः यात्रा का कुल लगा समय 7 घंटा 25 मिनट प्लस 24 घंटा 24 घंटा प्लस 7 घंटा 30 मिनट। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? घंटे घंटे अलग जुड़ जाएंगे। 24 में 7 जुड़े तो कितने हो गए? 7 और 4 कितने? 11, 31 हो गए। 31 में फिर 7 जुड़े तो कितने हुए? 38 घंटा, और मिनट जोड़ लिए, 25 मिनट जुड़ गए और 30 मिनट जुड़ गए तो कितने हुए? 55 मिनट। तो 38 घंटा 55 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में
मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी। इसमें पाई का मान हमें रखना है 22/7। वैसे 3.14 भी रखा जाता है, लेकिन इसमें हमें पाई का मान दिया गया है तो 22/7 का प्रयोग करना है। अब क्वेश्चन समझिए कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, स्क्वायर बनाती है, जिसका क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए, मतलब उससे वृत्त बनाया जाए, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मतलब त्रिज्या क्या होगी याद करना है। 22 सेंटीमीटर होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। तो देखेंगे कैसे करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, 484 बराबर भुजा का वर्ग। तो भुजा बराबर वर्ग का मतलब है अंडर रूट लगा देंगे। जब वर्ग हटता है तो संख्या पर अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट 484 बराबर 484 का वर्गमूल कितना होगा? 22 होगा इसका समथिंग। तो 484 का मतलब जब 22 का जब 2 बार गुणा किया जाएगा तो 484 प्राप्त होगा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाएंगे 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा कितनी आई हमारे पास? 22। तो 22 चुके हो गए 88 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया हमारे पास? वर्ग का परिमाप। अब तार की लंबाई कितनी है? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तार की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 88 सेंटीमीटर। तार से एक वृत्त बनाया जाता है। देखिए तार से एक वृत्त बनाया गया है, तो इसकी त्रिज्या अब हमें ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि मतलब उसके आसपास के चारों का आवरण बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 2πr। वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप बराबर 2πr इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? परिमाप हमारे पास आ ही चुका है, कितना? 88 सेंटीमीटर बराबर लिख लिया हमने 2πr। अब सूत्र लगाएंगे 2 गुणा पाई का मान हमें यहाँ दिया गया है, कितना लगाना है? 22/7। तो पाई का मान रखा 22/7 गुणा, अभी त्रिज्या हमारे पास नहीं है आर, तो ऐसे ही लिखेंगे, और बराबर वृत्त की परिधि क्या लिख लेंगे? 88। अब इसको काट देंगे आप। कैसे काटेंगे? आर इधर ले आएंगे पक्षांतर करके। 88 गुणा 7 इधर आ गए, बटे में नीचे क्या पहुँच गया? 2 गुणा 22। 22 से या तो आप 88 को काट दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चुके 88। ठीक है, तो 4 बार कट गया, 22 चुको 88, 22 से 4 बार 88 कट गए, तो कुछ क्या बचा आपके पास ऊपर? 4। अब 2 से 4 को काट दिया, 2 दूनी 4, तो ऊपर कितने बचे? 2 गुणा 7। तो 2 गुणा 7 का जब गुणा किया तो कितने आ गए? 14। तो आर बराबर अपना मान कितना आया? त्रिज्या कितनी आई? रेडियस जिसे कहते हैं 14 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। मतलब प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया है। देखते हैं ऑप्शन। 3 और ऑप्शन नंबर ए है 3 और 5, ऑप्शन नंबर बी है 6 और 9, ऑप्शन नंबर सी 0 और 8, ऑप्शन नंबर डी 4 और 7। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 0 से इसको घुमाया तो 0, 1 को घुमाया तो 1 इधर आ गया, उल्टा कर दिया, 2 को घुमाया 2 उल्टा हो गया। तो जब प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया है तो पहले जैसी दिखाई देने वाली संख्या 0, 1 और 8 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पहले जैसी क्या दिख रही है? 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ठीक है ना, और 8 ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि इसको घुमाने पर ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो 0, 1 और 8 मतलब इसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा, ये पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन सिंपल है। 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। 405 है, 395 है, 480 है या फिर 390 है। 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, मैंने पिछली बार भी बताया था ये क्वेश्चन आपको। 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या देख लेते हैं। तो 5 + 1/3, 5 और 1/3 हो गया, इनटू समकोणों में, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो 5 तिया 15 और 1 3 गुणा किया इसका, 16/3 आ गया, गुणा 90 से सरल कर लिया, 3 से 90 कट गया कितनी बार? 3 तिया 9, 0 का 0, 30 बार कट गया, 16 में गुणा कर दिया हमने 30 का, तो 16 तिया 48, 0 का 0, तो 480 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है? 20, 25, 28 या 32। इसमें जो ऊपर संख्या श्रृंखला दी गई है 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91, तो इसमें कौन सी संख्या है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी? तो ऑप्शन नंबर सी
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत संख्या श्रृंखला निम्न प्रकार है, देख लेते हैं कि 1 6 इसमें 5 का अंतर है, 6 से 15 में 9 का अंतर है, 15 से 28 में 28 आएगी, फिर 13 का अंतर होगा, फिर 28 से 45 में 17 का अंतर होगा, ठीक है। 45 से 66 में 21 का अंतर होगा, 66 से 91 में 25 का अंतर होगा। तो देख लेते हैं अब इन दोनों में, इन सब में कितने का अंतर है, इनमें देख लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28। इस तरह से आपको श्रृंखला का क्रम देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो राइट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट है, विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है। देखते हैं, स्टेशन ए से दूरी किलोमीटर में, स्टेशन तक, और किराया रुपए में। देखते हैं स्टेशन से दूरी किलोमीटर में कितनी है, 57 किलोमीटर स्टेशन तक है। स्टेशन तक कितना है B, और किराया कितना है 12 रुपये 50 पैसे। 175 है इसकी दूरी किलोमीटर में, स्टेशन तक C मान लिया, किराया है 28 रुपये, 366 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। स्टेशन तक है D और किराया कितना है 49 रुपये 50 पैसे। फिर स्टेशन से किलोमीटर में दूरी है 495, स्टेशन तक है E और 62 रुपये 50 पैसे इसका किराया है। अब क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। रेणुका को अपनी दो सहेलियों के साथ स्टेशन ए से D तक जाना है। मतलब कहाँ तक जाना है, A से D तक जाना है। तो A से D तक जाना है तो उसे उन 3 टिकटों के लिए कितनी राशि देनी होगी, 99 रुपये, 148 रुपये 50 पैसे, 187 रुपये 50 पैसे, 184 रुपये 50 पैसे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ स्टेशन ए से डी तक जाना है। देखते हैं, एक व्यक्ति का ए से डी तक का किराया 49 रुपये 50 पैसे होगा, तो 3 व्यक्ति स्टेशन ए से डी तक का किराया होगा 49 रुपये 50 पैसे गुणा 3। तो 49 रुपये 50 पैसे का गुणा जब 3 में करेंगे तो 9 तिया कितने होंगे 27, 2 हासिल लगे, 4 तिया 12, 12 13 14, तो 1 उसमें जुड़ जाएगा क्योंकि 1 रुपये इसमें आ जाएगा, तो 148 मतलब 148 रुपये 50 पैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयाँ मापी और जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। क्या है देखिए, 109.0 सेंटीमीटर, 114.7, 102.9, 99.7 और 109.5 और 112.2। तो इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या है, 104.8 सेंटीमीटर है, 107.0 सेंटीमीटर है, 108.0 सेंटीमीटर है या 108.5 सेंटीमीटर है। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चों की औसत लंबाई बराबर कुल लंबाइयों का योग बटे में कुल बच्चों की संख्या। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी देख सकते हैं आप, सभी बच्चों की औसत लंबाई हमें निकालना है, कुल लंबाई जो दी है उनका सभी का योग कर देना है। देखिए यहाँ पर इन सभी को योग कर देंगे और बटे में 6 आ जाएगा क्योंकि कुल बच्चों की संख्या कितनी है 6 है। औसत निकालने का सूत्र यही है। तो इन सभी को जब योग किया हमने तो कितना आया 648, 648 बटे में 6, 6 से इसको भाग दे दिया, 6 कम 6, ठीक है। फिर 0 लगाया बीच में, 6 का 48 में भाग दिया, 6 8 48, दशमलव लगाया, एक 0 और बढ़ गया, ठीक है। तो 0 का 0 मतलब 108.0 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, या 108 सेंटीमीटर भी हो सकता है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ये किसका कथन है, जॉर्ज पोलिया, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, डेविड व्हीलर, हेनरी पॉइनेकर या फिर श्रीनिवास रामानुजन। राइट आंसर होगा डेविड व्हीलर का कथन है कि बहुत सारी गणित जानने से अच्छा है कि अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, गणित के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, आपके पास 9 सैकड़े हैं और आपको इनमें से 9 दहाइयाँ लेनी है, मतलब निकालनी है, आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी। एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मुझे 0 मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन देख लेते हैं।
विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल हो सके इसके लिए अध्यापक को प्रश्न को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था। विद्यार्थियों द्वारा दिया गया उत्तर सही है। या अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोज पाने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए। तदनुसार उपचारात्मक युक्ति की योजना बनानी चाहिए। या फिर अध्यापक को सही प्रणाली देते हुए प्रश्न का हल श्यामपट्ट पर प्रस्तुत करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 9 सैकड़े बराबर 900 होगा, क्योंकि 9 का गुणा जब 100 में करेंगे, 9 सैकड़े, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 9 का गुणा 100 में किया तो कितना प्राप्त हुआ 900। जब हम इसमें से 9 दहाई लेंगे तो हमें 90 संख्या प्राप्त होगी। किंतु एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया 0 विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में सर्वाधिक उपाय अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोज पाने की प्रक्रिया समझने के लिए कहना चाहिए और तदनुसार उपचारात्मक योजना युक्ति बनानी चाहिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब 200 में से 135 को घटाने के लिए कहा गया तब विद्यार्थी जोर से बोला 140, 145, 150 और 200 में से 150 बराबर 50 है, तो ये 50 + 15 65 होगा, इसलिए 200 - 135 बराबर 65 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? लॉजिक का क्वेश्चन है, समझ का क्वेश्चन है। विद्यार्थी के प्रश्न को हल करने के लिए एक वैकल्पिक युक्ति का उपयोग किया है जो कि विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ को दर्शाती है। ये एक अस्पष्ट कलन विधि है जो दर्शाती है कि विद्यार्थी के पास कोई अवधारणात्मक स्पष्टता नहीं है, वो अंदाजे से लगा रहा है। या फिर ये कहें विद्यार्थी दुविधा में है और इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्यवकलन की समस्या का उपयोग किया है। यह विद्यार्थी दुविधा में है और इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्यवकलन की समस्या को हल कर रहा है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब शिक्षक द्वारा 200 में से 135 का घटाने के लिए कहा गया तो तब विद्यार्थी जोर से बोला 40, 145, 150 और 200 में से 150 घटाने को 50 और 50 + 15 होगा 65, तो इसलिए 200 - 135 65 होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए दिया। 37 प्लस ब्लैंक दे दिया +9 बराबर 42 +9 प्लस ब्लैंक। तो उपर्युक्त प्रश्न के माध्यम से निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का शिक्षण किया जा सकता है? समीका का इक्वालिटी बराबरता बनाई जा रही है, प्रोपोर्शनलिटी समानुपातिकता, स्थानीय मान, या फिर ये कहा जाए कि योग का सहचारी नियम है, या फिर प्रतिरूप पैटर्न है। सो आंसर आपको करेक्ट करना है। आप चूज विकल्प देखिए, ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर बी है, बी, सी और डी सही है, या बी और ई सही है, या फिर ए, डी और ई सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, डी और ई सही है। मतलब ए सही है, समीका हो रही है, डी भी सही है कि योग का सहचारी नियम लगाया जा रहा है, और ई भी सही है कि प्रतिरूप पैटर्न है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, हरज्योत को लगता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? स्तर 0 दृश्यीकरण पर, स्तर 1 विश्लेषण पर, स्तर 2 संबद्धता पर, या स्तर 0 और 1 दोनों ही है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्तर 2 पर है, मतलब संबद्धता हो रहा है कि समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। ठीक है ना, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निपुण भारत मिशन के अनुसार, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है गणितीय चिंतन का विकास है, संख्याओं को पढ़ना और लिखना, या आकृतियों का आरेखण करना, या दैनिक जीवन में मापन करना। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणितीय चिंतन का विकास करना है निपुण का उद्देश्य, उसके अनुसार मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एक शिक्षक कहता है कि गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने के लिए लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है। ऑप्शन है इसके, व्यावहारिक लक्ष्य है, सौंदर्यपरक लक्ष्य है, ज्ञान मीमांसात्मक लक्ष्य है, या फिर प्रयोगात्मक लक्ष्य है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्यपरक लक्ष्य है। मतलब एक शिक्षक कह रहा है कि गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता पर रखता है। इस कथन के आधार पर शिक्षक गणित के सौंदर्यपरक लक्ष्य की ओर संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक शिक्षक की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब कौन सा प्राथमिक कक्षा की
गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया जा सके तो वो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय यानी पाठ को पूरा करना, प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं और वर्कशीट्स का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना, या ऐसा कहें विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से, पहेलियाँ और चित्र बनवाना, या फिर ऐसा हल किए हुए विभिन्न उदाहरणों के बाद अभ्यास प्रश्न। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से सुनाना, पहेलियाँ बताना और चित्र बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी योग पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। 4 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 14 बराबर 4 प्लस 6 ब्रैकेट में प्लस 14। अब बराबर कैसे करेगा इसको, 6 प्लस 4 ब्रैकेट में लिखा प्लस 14 बाहर है बराबर 10 प्लस 14 कर लिया उसने। कैसे कर लिया, 6 और 4 को जोड़ दिया। ठीक है, तो 6 और 4 को जब जोड़ा तो कितने हुए, 10 प्लस 14 बराबर 14 प्लस 10 बराबर हो गए 24। इस तरह से सॉल्व करता है। तो क्या कर रहा है वो, क्रम विनिमय गुणधर्म है, बंटन गुणधर्म है, साहचर्य गुणधर्म है, या फिर योग प्रतिलोम गुणधर्म है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ए, बी और सी सही है, बी और डी सही है, केवल ए सही है, या फिर ए और सी दोनों सही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्रम विनिमय गुणधर्म है। गणित में क्रम विनिमय किसी संक्रियता का वह गुण है जिसमें संख्याओं का क्रम बदलने पर भी अंतिम परिणाम नहीं बदलता। ये प्रक्रिया गणित में केवल जोड़ और गुणा की प्रक्रिया में लागू होती है। जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए गुणा बी बराबर बी प्लस ए, मतलब योग और गुणनफल में ही लागू होती है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गणितीय चिंतन का विकास के जरिए किया जा सकता है। बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने, दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करने, शाम पट पर पहाड़े लिखने, या पर्यावरण से चित्रांश बनाने। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि गणितीय चिंतन का विकास बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने के जरिए ही किया जा सकता है, मतलब गणितीय खेल संबंधी जानकारियां, गतिविधियां बच्चों को करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण है, मतलब उसका रीज़न है। तो देखते हैं क्या है कथन। अभिकथन ए, कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता के बोध का अनुभव करते हैं, मतलब कई बच्चों को गणित से डर लगता है। और रीज़न क्या है कि जेंडर भिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी हैं। सही विकल्प चुनना है आपको। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है, या ऑप्शन डी सही है तथा आर ए के लिए सही कारण है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के अभिकथन ए, कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता के बोध का अनुभव करते हैं, और कारण आर जेंडर भिन्नताएं गणित में भय के लिए उत्तरदायी हैं। तो प्रयुक्त ए सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर एक समस्या निम्नलिखित रूप से हल करता है। व्यवकलन 301 माइनस 30 बराबर 331 बटे में 331। तो इस प्रकार की त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यार्थी कक्षा में लापरवाही और ध्यान नहीं दे रहा है। विद्यार्थी ने शून्य के योग की अवधारणा का व्यवकलन में अति सामान्यीकरण कर दिया है, या ये कहें कि विद्यार्थी योग करना नहीं जानता है और अति व्यवकलन करने में असमर्थ हो रहा है, या फिर विद्यार्थी ने पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी ने शून्य के योग की अवधारणा का व्यवकलन में अति सामान्यीकरण कर दिया है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर एक समस्या इस रूप में हल करता है। तो इस प्रकार की त्रुटि का मतलब 301 में -3 करना है, 30 करना है तो 271 प्राप्त हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिर वाली होती हैं ब्लैंक विकसित करती हैं। अभिसारी चिंतन, मतलब गणितीय समस्याएं बिल्कुल ओपन होती हैं। सृजनात्मकता चिंतन, अपसारी चिंतन, या प्रक्रियात्मक प्रवाह। राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कंडीशन जो है वो पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर बी है सी केवल सी सही है, ऑप्शन नंबर सी है ए और डी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी केवल डी सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो गणितीय समस्याएं खुले सिर वाली होती हैं वे सृजनात्मक
चिंतन और अपसारी चिंतन को विकसित करती है। खुले सिर वाले प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में एक प्रश्न के उत्तर विभिन्न प्रकार से दे सकते हैं, वो खुले सिर वाले प्रश्न होते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति जब खुले सिर वाले प्रश्न का जवाब देता है तो वह अपने स्वयं के विचार से खोजता है और उत्तर देता है कि जिसे हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। और दूसरे अर्थ में कहा जाए कि जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है कि मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित जो है मतलब स्कूल में पढ़ाया जाने वाला गणित जो है उन परिस्थितियों में हो जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखे, मतलब गणित को बोझ ना समझें, उससे डरे नहीं। ये सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? कि बच्चे को पाठ्यपुस्तक की समस्याओं को हल करने में आनंद आना चाहिए, बच्चों को गणितीय पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए, गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है, या गणित में आकलन आनंददायक हो सकता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक के शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान में सम्मिलित है। शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और आकलन युक्तियों का उपयोग करना, भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों के नाम पता होना, या विषय विशिष्ट जानकारी होना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा कि विषय वस्तु का ज्ञान किस में सम्मिलित हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कंडीशन अपन अकॉर्डिंग उसके देख लेते हैं। जो कंडीशन अभी भी हमने पढ़ी है, ऑप्शन ए सही है, केवल बी और सी सही है, केवल सी सही है, या फिर ए बी और डी तीनों सही हैं। सो शिक्षा शास्त्री विषय वस्तु का ज्ञान गणित के शिक्षक के कौशल में सम्मिलित है, तो कौन कौन से सही है इसमें? ए बी और डी। शिक्षण के लिए निम्नलिखित शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों के उपयोग करने में है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और आकलन युक्तियों के उपयोग करने में है, या विशिष्ट जानकारी मतलब विषय विशिष्ट जानकारी में, तो ये तीनों ही सत्य हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस